Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोविड-19 का कहर तारी था। लोगों को ऑक्सीजन की फराहमी न होने या अस्पतालों में बेड्स फराहम न होने के सबब कई हमारे अपने रास्तों पर दम तोड़ गए। हुकूमत की नाअहली एक तरफ और सियासी बाजीगरों की ठगियां एक तरफ, लोगों को धोखा देने की उन रिवायतों को अपनाते हुए सियासी बाजीगरों ने इंसानी जानों से खेला था और रियासत कर्नाटक के चामराजनगर के तकरीबन 35 जानें ख़त्म हो गईं और अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहम न होने के सबब दम तोड़ गए थे। वहाँ के डीसी पर इल्ज़ाम है, आला ओहदेदारों पर इल्ज़ाम है और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम है, लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद रियासती हुकूमत के कानों पर जूं रेंगती तक नज़र नहीं आ रही है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर आला और इंचार्ज मिनिस्टर इस मामले में मुलव्विस हैं और कहीं ना कहीं उनके मुलव्विस होने ही की वजह से 35 जानें चली गई थी। चलिए जानते हैं हमारे नुमाइंदे रैयान अरीब की इस खुसूसी रिपोर्ट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें। जब ये हादसा हुआ चामराजनगर कोविड हॉस्पिटल के अंदर, उस दिन से लेकर आज तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस हादसे के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए जो हादसे में इंतकाल हो चुके उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए एक 2-3 डिमांड रखते हुए हम लोग 1 से 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रोटेस्ट किए। हमारा डिमांड ये है कि जो भी हादसे में गुजर गए, इंतकाल हो गए, उनके घर वालों को कम से कम 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देना है और ये हादसे का जिम्मेदारी चामराजनगर डीसी, चामराजनगर डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट सर्जन, मेडिकल कॉलेज का डीन और चामराजनगर कोविड हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर, यही जिम्मेदार हैं। क्योंकि इनका नेग्लिजेंस, इनकी बेजिम्मेदारी ड्यूटी करने की वजह से जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ। इस वजह से 35 से ज़्यादा लोग उस वक्त इंतकाल हो चुके। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब से यह हादसा हुआ लगभग 50 पर 5 दिन गुजर गए, आज तक भी हम लोग ये आवाज़ उठाते ही आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हुकूक मिलना था अब तक नहीं मिला। मेरे बाजू जो औरत बैठे हैं सिद्धराजम्मा कोड़ेगाल के रहने वाली हैं, आज तक भी उनके घर को आकर कोई ऑफिसर नहीं बात किया, कोई डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आके बात नहीं किया, कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा आकर बात नहीं किया, उनको तसल्ली नहीं दिए और बल्कि उनको कौन सा कंपेंसेशन भी नहीं दिया। सिर्फ गवर्नमेंट का 24 नाम का जो लिस्ट है वो लिस्ट में नाम भी नहीं है। इनका शोहर तो वही हादसे में गुजर चुके हैं, आज तक उनको कंपेंसेशन भी नहीं है। और बचत के बहुत सारे लोगों को सिर्फ 2 लाख रुपए गवर्नमेंट से कंपेंसेशन देकर गवर्नमेंट खामोश है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को, आपका जो मिनिस्टर है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मिस्टर सुरेश कुमार, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं, आप क्यों आज तक भी आपकी जिम्मेदारी से दूर नहीं गए? क्यों आप रेसिग्नेशन नहीं दिया आपकी जिम्मेदारी को? आपकी जिम्मेदारी थी ना ऑक्सीजन सप्लाई कराने में, आपके बहुत बड़ा रोल रहना था, लेकिन आप टोटली फेल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आज भी आप चामराजनगर के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बनकर काम कर रहे हैं बोले तो ये बिल्कुल गलत है। आपको फौरन राजीनामे देना है, रेसिग्नेशन देना है आपकी जिम्मेदारी को। और जो भी इसके बेजिम्मेदारी जो ड्यूटी कर हैं, चाहे चामराजनगर के डीसी हो, कौन भी हो, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना है। गवर्नमेंट से मैं डिमांड करता हूँ कि ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और कॉम्पेंसेशन के नाम पर जो भी इंसिडेंट में मारे गए हैं उनके घर वालों को कम से कम 50 लाख रुपए देना बोलकर हमारा ये डिमांड है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम डिमांड कर रहे हैं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो डिमांड है वो डिमांड को फुलफिल नहीं करे तो भी हमें
ज़रूर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चामराजनगर में भी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमारी मांग उधर पूरी नहीं हुई तो ज़रूर हमें हमारे जितने भी इंसिडेंट में मरे हुए फैमिली से मोर देन 36 से उन तमाम को हमें लेकर बेंगलुरु आएंगे। बेंगलुरु के हेडक्वार्टर में हमें बैठेंगे, यहीं पर हमें प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारा जो हुकूक, हमारा जो डिमांड है, हम जो इंसिडेंट में मारा गया जो लोग ही उनको जो उनके घर वालों को जो हुकूक नहीं मिलेगा तब तक भी हमें हमारी कार्रवाई ज़रूर हमें गवर्नमेंट के खिलाफ करते रहेंगे, हुकूक के लिए हमें आवाज़ उठाते रहेंगे। आपके पास पैसा नहीं है बोले तो आप दूसरे तरफ से पैसा कलेक्शन करना है। डीसी का जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप सीज करो, सुरेश कुमार डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का जो भी प्रॉपर्टी आप सीज करो, ये तमाम सीज करके उसका जो रकम आता है वो रकम आप इधर शेयर करना है। जो भी इंसिडेंट में मारे गए लोग हैं उनको देना है। बस आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी, हमारा प्रोटेस्ट, हमारा डिमांड के बाद डीसी को रात में ट्रांसफ़र किया गया। बहुत सारे मीडिया में आया चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट वर्गावने बोलकर, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र बोलकर आया। सुबह में हम देखते हैं तो फिर एक न्यूज़ नया आता है चामराजनगर डीसी वापस आ गया बोलकर। क्या इसका मतलब? मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं जरिए में पूछना चाहता हूँ, चामराजनगर डीसी से भी पूछना चाहता हूँ और चामराजनगर डीसी के पास जो कैश लिया ना करप्शन के नाम पर, उनको भी पूछ रहा हूँ आप कितना पैसा लिए डीसी को बचाने के लिए, चामराजनगर में डीसी को कंटिन्यू करने के लिए। येडियुरप्पा जी को मैं पूछना चाहता हूँ आप कितना पैसा लिए। सुरेश कुमार में डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को मैं पूछना चाहता हूँ आप कितना पैसा लिए। वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनिवास प्रसाद, दलित माइनॉरिटी का अपने आप को बड़ा लीडर बोलने वाला, तेरे कौम का लोग मोर देन 50% मरे हैं इधर। आपको मैं पूछना चाहता हूँ आप कितना पैसा लिए इसको डीसी को इधर कंटिन्यू करने के लिए चामराजनगर में। ऐसा बिल्कुल करें बोले तो गलत है। आइंदा ऐसा देखकर हमें खामोश बैठने वाले नहीं। ये लोगों को हुकूक दिलाने के लिए हम आगे ज़रूर जाएंगे। और एक बात भी क्लियर कर लेना चाहिए हमारे अवाम को, स्पेशली हमारे रियासत कर्नाटक की आवाम को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये इधर कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ ये बीजेपी वालों का नेग्लिजेंसी नहीं है। चामराजनगर में जो हादसा हुआ तो कांग्रेस का एमएलए है, पुटरन शेट्टी है, उसकी भी जिम्मेदारी थी। वो ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा नहीं हो रहा रिव्यू मीटिंग करना था एक दिन पहले जाके, वो कुछ भी रिव्यू मीटिंग नहीं किया। वो तो खुद डर कर घर में था, कभी भी कोरोना के माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में बाहर नहीं आया, इसलिए वो बड़ा हादसा हो गया। शायद एक दिन पहले आके बैठ के डीसी के साथ, डीएचओ के साथ बैठ के क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, ये तमाम चीज़ों का रिव्यू होता तो शायद ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता था। आज ये बेवा औरत हमारे साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती थी। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कांग्रेस का भी सेम उतना ही जिम्मेदारी है जितना बीजेपी का है। तो आपका मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली भगत है? वो तो पहले से उनका एक बड़ा इतिहास ही है ना, वो इतिहास ही है। लेकिन ये इंसिडेंट में भी सेम है, कंटिन्यू है, दोनों मिलकर ही आगे जा रहे हैं। आज तक कांग्रेस के लोग कभी भी क्या है डीसी के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड ही नहीं किए, इंक्लूडिंग सिद्धरामैया तो उधर चामराजनगर को विजिट दिए थे। क्या बोले वो आके? वो बोले सिर्फ 20 या 25 लाख रुपए डिमांड करें और सुरेश कुमार डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का रेसिग्नेशन पूछे। कहीं भी डीसी के खिलाफ एक्शन की बात नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर जो नेग्लिजेंस करे अपनी ड्यूटी करने के वक्त, उनके ऊपर कार्रवाई की बात ही नहीं करते कांग्रेस के लोग। इसका मतलब क्या? ये ऑफिसर्स के साथ ही इनका थोड़ा एडजस्टमेंट है। इनका बहुत बड़ा कौन सा नंबर 2 बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस नंबर 2 का बिजनेस का सेफगार्ड करने वाले ये डीसी लोग हैं ना। इसलिए कांग्रेस के कोई भी लोग डीसी के भी खिलाफ नहीं बात करते, डीएचओ के भी खिलाफ नहीं करते, टोटली गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ बात करने के लिए इनको पास हिम्मत ही नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा सर आपकी तरफ से? हम बहुत क्लियर हैं। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट तमाम करने के बाद ही ये लॉकडाउन का थोड़ा जो भी गाइडलाइन है थोड़ा फ्री होना है। फ्री होने के बाद हम चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने बैठेंगे अनिर्दिष्टावधि, बोले तो हमारा अनलिमिटेड टाइम, जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती तब तक हम तमाम ये घर वालों को लेकर उधर बैठेंगे। अगर उधर ऐसा पॉजिटिव हमारा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से कुछ नहीं सुन रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा, तो ज़रूर हम तमाम लोगों को बुलाकर इधर बेंगलुरु में आएंगे। बेंगलुरु में आकर फ्रीडम पार्क में भी बैठेंगे। अगर उधर भी नहीं हो रहा बोले तो अल्टीमेटली राजभवन है हमारे पास, हम राजभवन चलने के लिए हम तैयार हैं। जो भी होगा हम फेस करने के लिए तैयार हैं। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರಾತ್ರಿನೂ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ನಾನೇನು ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನಂತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನಾದರೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಂತೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರುಗಳಾದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।